एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र में नई सरकार का रोड मैप तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 11 जुलाई तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, जिसमें से बीजेपी और शिंदे गुट के 6 चेहरे शामिल होंगे। कैबिनेट में बीजेपी से जो संभावित चेहरे हो सकते हैं उनमें गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, प्रसाद लाड, मदा महात्रे, प्रवीण दरेकर और आशीष शैलार मौजूद है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई ऐसे बागी विधायक जो शिवसेना से हैं, उनके नाम भी 6 नाम जो है वो आ रहे हैं आगे, जिसमें शिंदे गुट से कैबिनेट में संदीपन भुमारे, दीपक केसरकर, दादाजी भूसे, गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई और उदय सामंत को जगह मिल सकती है। गौर हो कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्य में शिवसेना नीत महाविकास आघाड़ी सरकार के बुधवार को गिरने के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री माने जा रहे फडणवीस ने यह घोषणा कर सबको चौंका दिया कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि इसके कुछ ही मिनट बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस शिंदे के नेतृत्व वाली कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करते हुए बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं दिख रहे थे। पवार ने पुणे में मीडिया से कहा कि मुझे लगता है कि फडणवीस ने खुशी से नंबर 2 का स्थान स्वीकार नहीं किया है। उनके चेहरे के भाव ने सब कुछ बयां कर दिया। पवार ने कहा कि वह नागपुर से हैं और उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है और वहां जब कोई आदेश देता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने इस संस्कार के कारण एक कनिष्ठ पद स्वीकार किया होगा। वहीं शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देर शाम मंत्रालय में कैबिनेट की पहली बैठक ली। कैबिनेट की पहली बैठक में ही उन्होंने खरीफ की फसल और फसल बीमा को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय से कई फैसले लंबित हैं। हमारी सरकार सभी लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करेगी। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास करना है। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए आज का दिन गेम चेंजर साबित होगा। किसान और मजदूर के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाएगा। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। किया शिंदे साहब को सीएम बनाने के पीछे एक रणनीति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मास्टर संगठन कोई भी हो सकता है। संगठन को कमजोर देखो, रणनीति हो या कूटनीति हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं। संगठन कमजोर होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। सर, जो नाराज शिव सैनिक हैं, क्या अब उससे खुश हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं है। एकनाथ शिंदे गुट से जो नाराज थे, जो आप कह रहे थे कि हमने उनको रोक के रखा है, क्या अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। सर, एकनाथ शिंदे खुद को आज भी शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं। अगर वो विहिप निकालते हैं तो क्या? जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। राव साहब, क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है? तो उनका मामला है, उनके पार्टी के विधायक 120 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है नहीं करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई। लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना फजूल की बात है। संजय राउत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके के सवाल जो है वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि शिवसेना जो है वो बाला साहेब ठाकरे की ही रहेगी और उसके नेता जो है वो उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। शिवसेना किसी और की नहीं हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि नई सरकार का रोड मैप भी तैयार हो गया है और ये नई जो सरकार है
वो पूरे तरीके से काम भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे अब जब मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है, आप ये समझिए कि अब लगातार वो काम करेंगे और जल्द से जल्द 11 जुलाई तक का समय रखा गया है और 11 जुलाई तक कैबिनेट को पूरे तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। अभी तक बताया जा रहा है कि 12 कैबिनेट मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें से 6 बीजेपी और 6 शिंदे गुट के चेहरे होंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार का रोड मैप तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 11 जुलाई तक सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य में शिवसेना नीत महाविकास आघाड़ी सरकार के बुधवार को गिरने के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री माने जा रहे फडणवीस ने ही इसका ऐलान किया। अब राज्य में सबको चौंका दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर चौंकाया था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे होंगे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता के बाहर रहकर वो अपना काम करेंगे और सरकार का समर्थन करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अब शपथ ले ली है, उसके बाद कैबिनेट का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। एकनाथ शिंदे जब शपथ ले रहे थे उसके बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दिया, लेकिन दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने एक कनिष्ठ पद स्वीकार किया। शरद पवार ने कहा कि फडणवीस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उनके चेहरे पर जो हताशा थी उसने सब कुछ बयां कर दिया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो पद है एक कनिष्ठ पद है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आदेश आया स्वयंसेवक संघ की ओर से, जब आदेश आता है तो उस समय हर आदेश को मानना होता है और इसीलिए इसी आदेश को मानकर देवेंद्र फडणवीस ने एक दूसरे नंबर का पद स्वीकार किया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देर शाम मंत्रालय में कैबिनेट की पहली बैठक भी ली। कैबिनेट की पहली बैठक में ही उन्होंने खरीफ की फसल और फसल बीमा को लेकर चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय से कई फैसले ऐसे हैं जो लंबित हैं। हमारी सरकार सभी लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करेगी। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास करना है। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए आज का दिन गेम चेंजर साबित होगा। चलिए तो इसी मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। वरुण पुरोहित जी नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। कुछ ही देर में हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी नेता बीजेपी से जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं उपाध्याय साहब आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत इसलिए आपसे, ये कारण क्या माना जाए कि महाराष्ट्र में जो ये तमाम चीजें हो रही है, हालांकि सियासी संग्राम का पटक्षेप हो चुका है पूरे तरीके से, लेकिन अभी भी एक संग्राम है जो बाकी है और वो संग्राम शिवसेना का दो धड़ों में बटा होना है। देखिए, शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होगी। सत्ता की लड़ाई खत्म हो चुकी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं और बीजेपी जानी जाती है कुछ अलग करने के लिए, सबको चौंका देती है कोई भी फैसला हो। महाराष्ट्र का फैसला भी सबको चौंका दिया, जहां मीडिया सोच ही नहीं सकता था, जनता के जहन में भी नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है
वो उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब जब मुख्यमंत्री पद की शपथ मिल गई है तो अगला जो कदम होगा एकनाथ शिंदे का, वो शिवसेना पर दावेदारी। वो कहेंगे कि भी असली शिवसेना हम है, और इसीलिए आप देखेंगे वो बाला साहेब ठाकरे का हर जगह नाम ले रहे हैं, हर जगह नमन कर रहे हैं। यानी बाला साहेब ठाकरे को आगे रखकर शिव सैनिकों को साधने की कोशिश एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। देखिए, मजे हुए राजनेता हैं एकनाथ शिंदे, जिन परिस्थितियों से निकलकर राजनीति में अपने आप को स्थापित किया है और प्रदेश में शीर्ष पद मुख्यमंत्री तक पहुंचे। स्वीकारता उनकी है, इसे नकारा नहीं जा सकता, और इसी का परिणाम है बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया है। बीजेपी का अगला निशाना टीएमसी है और 2024 में बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां एकनाथ शिंदे का अपना प्रभाव है। एकनाथ शिंदे जैसा मजा हुआ नेता बीजेपी को घर बैठे बैठाए मिल गया, ये भी एक उपलब्धि है। अब देखना ये होगा कि शिव सैनिक किसके साथ जाते हैं। शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं या शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ जाते हैं। दोनों का जो टारगेट है वही शिवसेना का शिव सैनिक है। अब जो एक सहानुभूति आज है वो कितनी और बढ़ेगी, कितनी और मिलेगी उद्धव ठाकरे को, ये समय के गर्त में है। समय आने पर पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया और देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने असहज महसूस किया है, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अब भविष्य की राजनीति देखिए, किसान, मजदूर, महंगाई, समस्याएं बहुत सारी हैं। किस तरीके से सरकार उन सबको निराकरण करेगी, और जो बागी विधायक हैं जो शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, उनको किस तरह संभाल के रखा जाएगा। इनमें से कुछ लोग दोबारा से वापस उद्धव ठाकरे जी के खेमे में न चले जाएं, इसका भी ख्याल रखना होगा। और शायद बीजेपी ने ये भी सोचा होगा कि जिस तरीके से विगत में आरोप लगे और मुंह की खानी पड़ी, शपथ लेने के बाद वापस अपने कदम खींचने पड़े। ठीक है। तो इसलिए एकनाथ शिंदे को आगे किया गया कि अगर बागी गुट में कुछ होता है और लोग वापस शिवसेना के पास जाते हैं तो बीजेपी फिर कह सकती है कि हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं था। और शुरू से ही बीजेपी ने अपने आप को तटस्थ रखा है और आज भी यही। ठीक है उपाध्याय साहब, आ रहे हो एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से मैं आपसे करूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी से। बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। आपसे पहले मैं एक बार वरुण पुरोहित जी के पास जाकर आती हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी श्रीवास्तव जी आपके पास। पुरोहित साहब, जो ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, अब कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य चला गया है। महाविकास अघाड़ी जो सरकार थी वो पूरे तरीके से गिर गई बुधवार को, और उसके बाद अब ये नई जो सरकार है उसकी पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है मंत्रियों के लिए। देखिए मुस्कान जी, एक तो महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में बात है, एक लार्जर कंट्री के इंटरेस्ट में बात। पूरे भारत के हिसाब से आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस तो समाप्त हो चुकी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार काम करती थी, राजा महाराजाओं के परिवार को तोड़ती थी, किसी भाई को तोड़ती थी, किसी छोटे भैया को राजा बना देती थी, बड़े भाई को हटा देती थी, उस प्रकार की हरकतें ये कर रहे हैं। तो सीधे चुनाव जीत के आ नहीं पा रहे। ये ढोंग कितना ही पीटे, हम 2019 में जीत गए, 14 में जीत गए, आपने नोट किया होगा पिछले 8 साल में
कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, सब जगह इन्होंने कांग्रेस की सरकारें गिराई। कांग्रेस की जो कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, खुद कांग्रेस युक्त हो गए, कांग्रेसियों को ले लेके ये अपनी राजनीति चला रहे हैं, क्योंकि इनके पास खुद के वर्कर तो हो सकते हैं संगठन में स्ट्रांग हो, पर इनके पास नेता नहीं है स्टेट लेवल पे। नहीं तो क्यों दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करेंगे। आज भी देखिए राजस्थान सरकार गिराने का भरसक इन्होंने प्रयास किया, वो अशोक गहलोत जी थोड़े राजनीतिक चातुर्य था, उन्होंने बचा ली। लेकिन हर जगह गुजरात जो इनकी दोनों नेता जो आज देश को चला रहे हैं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, गुजरात में भी कांग्रेस के कितने विधायक इन्होंने तोड़े। तो ये इनकी एक नीति है जो लोकतंत्र की नीति नहीं है। इन्होंने एक बड़े, मैं राइटर है, नाम लेना आप चाहो तो ले दूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, उन्होंने लेख लिखा था अंतिम मूर्खता का दौर चल रहा है। मैंने पहले भी उसका कई बार, अभी उन्होंने एक और लेख लिखा था, बड़े वरिष्ठ हैं और बड़े मतलब विख्यात पत्रकार भी हैं, उपाध्याय साहब तो उनको जानते हो, उन्होंने एक लेख लिखा था गंवार राजनीति करके, अभी 2 दिन पहले। ये देश में राजनीति जो है, आज राजनीति तो रही नहीं है। सत्ता की हवस में भारतीय जनता पार्टी इस कदर पागल हो चुकी है कि ये इनके इन प्रकारेंड तोड़ो, कैसे भी सरकारें बनाओ। जहाँ तक महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट की बात है, ये इसलिए पीछे हो गए कि इनको डर लगा अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना देते और एकनाथ शिंदे वापस मुख्यमंत्री दे दो, तो वहां भी थे, उद्धव ठाकरे के पास भी थे, उत्तर महाआघाड़ी सरकार में भी थे, तो वो आधे मंत्री नहीं बनते, वापस भाग देते। अगर विधायकों का टूटने का इनको डर नहीं होता तो क्यों तो लेके गुवाहाटी इतनी दूर, बंबई से गुवाहाटी, जहाँ पे लोग देखिए लोग बाढ़ में बह रहे, भूखे प्यासे, ऐसे मंजर हम टीवी पे आप लोग दिखा रहे हो, वहां जाकर के 5 स्टार कल्चर का मुजाहरा किया इन्होंने पब्लिक के ऊपर। दिल्ली आ सकते थे, गुजरात रह सकते थे, इनका खुद का, मैंने कहा ना, गुजरात जहाँ से प्रधानमंत्री अमित शाह जी सब आ रहे हैं, वहां पे भी डर गए कि गुजरात में भी अपने विधायकों को नहीं रख सके, वहां लेके गए गुवाहाटी। तो ये कहीं ना कहीं इनको आज भी डर था कि अगर हमने बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया, फडणवीस जी या जिसको भी ये बनाते, और ये जो शिवसेना के बागी हैं इनको डी पार्ट रखते, तो कहीं ना कहीं वापस तोड़ के चले जाते, तो फिर सरकार गिर जाती। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपना बैकफुट पे आकर के उनको आगे किया है। इनका एक ही लक्ष्य, कैसे भी शिवसेना को तोड़े, शिवसेना समाप्त हो तो महाराष्ट्र में अपनी जमीन जमा सके। तो बाल ठाकरे जी के टाइम में नहीं जमा पाए थे, उद्धव ठाकरे को उन्होंने प्रॉमिस किया, फिर उनको सीएम नहीं बनाया, धीरे धीरे अपनी जो भी पार्टी इनके साथ रही है उसको छिन्न भिन्न करके अपनी जमीन बनाने में लग जाते हैं। तो सारी पार्टी इनको देख लीजिए, शिवसेना भी कब से अलायंस थी, हमेशा कांग्रेस की विरोधी रह के भी उसको छोड़ना पड़ा। अकाली दल हमेशा कांग्रेस विरोधी थी, इनके साथ थी, उसको छोड़ना पड़ा। तो सारे जो अलायंसेज हैं इनके जो थे वो सब छोड़ के इनकी नीति की वजह से भाग रहे हैं, क्योंकि ये इन प्रकार सत्ता में रहना चाहते हैं। आप अगर आए हो देश के अंदर, आपने किस कदर इकोनॉमिक सर्वनाश देश का किया है, आज रोटी रोजगार महंगाई से लोग परेशान है, उस पर ध्यान फोकस नहीं है। पर सरकारें फिर से आपके पास जी आ रही हूँ, सरकारें कैसे आ जाए मुस्कान जी, दूसरी पार्टियों को खत्म करके आ जाए, ये लोकतंत्र को समाप्त करने की नीति। ठीक है पुरोहित साहब, श्रीवास्तव जी, ये लोकतंत्र को समाप्त करने की रणनीति बना रही है बीजेपी, और ऑपरेशन लोटस के तहत न जाने कितने ही राज्यों में, और कोई चीजें तो हमने अपने सामने देखी, चाहे आप कर्नाटक की बात ले लीजिए, आप राजस्थान की बात ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, और महाराष्ट्र में एक एग्जाम्पल उसमें सेट हो गया है। पिछले लंबे समय में लगभग 7 बार बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर चुकी है। देखिए मुस्कान जी, हमारे जो मित्र भी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जनमत मिला था। इस गठबंधन के जनमत को अपमानित करने का काम एनसीपी और कांग्रेस ने किया था, शिवसेना को तोड़ करके। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का लालच दे करके इन लोगों ने उधर बुला लिया। ये पूरे महाराष्ट्र के जनमत का अपमान था, जिसने भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को मेजॉरिटी दी थी। और 2.5 साल तक सरकार चलाने के बाद जब स्थितियां बद से बदतर होने लगी और ये समस्या शिवसेना के अंदर से ही आने लगी, एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के नेता सदन थे, और उनके द्वारा जब ये समस्या महसूस की जाने लगी तो उनके नेतृत्व में विधायकों ने अलग रास्ता अपनाया। अब रही बात, विधायक जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करते गए वहां जाते गए। शिवसेना के इस टूट से भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? जिस तरह से वहां पे पालघर में संतों की हत्या हुई, जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने पे लोगों को जेल भेजा जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में हिंदुत्व के
सुरक्षा के लिए, उसके समर्थन के लिए हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम ऐसे शक्तियों का समर्थन करें और जो अराजकता फैला रहे उन शक्तियों का दमन करने में सहायक। इसलिए फडणवीस जी ने बड़ा मन करते हुए शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देने का ऐलान कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। आज कांग्रेस जिस तरह से रोना रो रही है, इससे बुरा दिन विपक्ष ने कांग्रेस के शासन काल में आपातकाल के दौरान देखा है। ये लोग तो हमारी निर्वाचित प्रदेश सरकारों को बर्खास्त करने के लिए जाने जाते थे। यहाँ तो स्थिति ये है कि अगर शिवसेना के अंदर से ही नेतृत्व बदलने की मांग हो रही है, उनके अंदर से दूसरा नेता निकल के आ रहा है, तो उसके समर्थन की बात है। वो भी तब जब आप हिंदुत्व के अपमान की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये मुंबई का ही माजरा है कि वो पुलिस कमिश्नर कहता साहब गृह मंत्री हमसे 1 करोड़ रुपए की वसूली मांग रहे हैं, उद्योगपतियों के घर के बाहर जिलेटिन की राडें मिल रही हैं। ये अराजकता नहीं तो और क्या है? एक औद्योगिक प्रदेश को, आर्थिक राजधानी को अराजकता से बचाने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। कांग्रेस ने, एनसीपी ने महाराष्ट्र को अराजकता झोंक दिया, उससे बचाने की कोशिश की है। आज महाराष्ट्र भी कांग्रेस से मुक्त हो गया और जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां भ्रष्टाचार, अराजकता, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है। आप कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान नहीं किया गया और शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का लालच देकर कांग्रेस बुलाई अपने पास, तो अब भी तो आपने वही किया। एकनाथ शिंदे को आज आपने मुख्यमंत्री बनाया, उस समय उद्धव ठाकरे यही तो मांग कर रहे थे आपसे, आप दे देते मुख्यमंत्री पद उस समय, 5 साल आपकी सरकार होती। देखिए, विषय ये है मुस्कान जी, उस समय जिन शर्तों पे उद्धव जी मांग रहे थे वो शर्तें हमारी प्री पोल अलायंस में नहीं थी और जिन शर्तों को ये मांग रहे अलायंस थे में तो ये भी नहीं था ना कि आप एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये क्या मजाक बना रखा है क्या राजनीति का? आपने आप चलती सरकार को गिरा देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हमने सरकार बना ली, हमने तो पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। आ रही हूँ आपके पास उपाध्याय साहब, आ रही हूँ श्रीवास्तव जी। उपाध्याय साहब, राजनीति का गिरता स्तर इसे ही कहेंगे, चलती सरकार को गिरा देना, बार बार गिराना, एक बार नहीं बार बार। आज जो सीएम बनाए गए हैं शिवसेना के, उस समय अगर बना दिए होते तो शायद आज 5 साल के लिए बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार होती। देखिए मुस्कान, राजनीति का जिस तेजी के साथ व्यवसायीकरण हुआ है तो व्यवसाय में फायदा देखा जाता है, तो यहाँ राजनीति में भी फायदा सर्वोपरि है। ये बात अलग है कि जो भी होता है, श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी जनता का अपमान किया, कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को साथ लेकर, जनमत का अपमान हो गया। अब देखिए, एक गठबंधन सरकार चल रही है और उसमें से इस तरह से निकल कर आना और फिर मुख्यमंत्री बनाना, समर्थन करना, ये जनता के जनमत का या चुने हुए प्रतिनिधियों का या एक गठबंधन का सम्मान बोलेंगे या आदर बोलेंगे, वो मैं नहीं कह सकता। देखिए, आज अगर शिवसेना के अंदर से आवाज आई है विरोध की, तो उस समय भी शिवसेना के अंदर से आवाज आ रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा शिवसेना का होना चाहिए। उस समय शिवसेना के अंदर से ही आवाज थी, बाहर से कोई नहीं बोल रहा था कि भाई शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। खैर, ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और समय समय पर बदलती रहती हैं संभावनाएं। कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। न मीडिया ने सोचा था, न जनता के जहन में था, राजनीति में कोई सोच भी नहीं। तो मैंने पहले भी कहा है कि भी राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अभी लड़ाई बाकी है, आगे ये लड़ाई किस रूप में कहां तक जाएगी, किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, ये आगे आने वाला समय है। लेकिन
राजनीति का व्यवसायीकरण मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं घातक है। जिस तरीके से अपने फायदे के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दी जाती है और फिर सिद्धांतों की दुहाई दी जाती है, वो जनता के गले भी नहीं उतरता। लेकिन संख्याबल है और संख्याबल एकनाथ शिंदे जी के साथ है। अगर उपाध्याय साहब, अगर ये संख्या बल है भी तो 2.5 साल रह गए हैं सरकार को, 2024 में चुनाव होने हैं फिर से। उस समय अपनी तैयारी करती ना बीजेपी, उस समय तैयारी करती, गठबंधन में आती किसी और पार्टी के साथ और फिर से सत्ता में आती। लेकिन ये चलती सरकार को गिरा देना, ये कहाँ की राजनीति हुई? जनता के विकास के मुद्दे कहाँ गए फिर? देखिए, जनता सेकेंडरी होती है, जनता का विकास सेकेंडरी होती है। और प्राइमा फेसी देखा ये गया है कि चाहे वो नेता हैं, चाहे वो राजनीतिक दल है, सत्ता उनके लिए मेन होती है। मेन तो सत्ता है। इलेक्शन किसके लिए, जनता किसके लिए, संसाधन किसके लिए, ये सब कुर्सी के लिए तो है। तो ये कुर्सी जरूरी है या जनता की सेवा जरूरी है? इस समय जो परिस्थितियां हैं, संक्रमण का दौर है और ये संक्रमण का दौर, देखिए बीजेपी ने कोई ऐसे ही फैसला नहीं लिया। एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनका राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। बहुत सारे शिव सैनिक उनके फॉलोअर हैं और 2024 में जहां तक मेरा आंकलन है, अगर सब ठीक ठाक चलता है तो बीजेपी को अगर 10-15 सीट एक्स्ट्रा मिलती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, भले एकनाथ शिंदे के सहारे ही सही, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। ठीक है उपाध्याय साहब, आ रहे एक बार फिर से आपके पास। पुरोहित साहब। हेलो जी पुरोहित जी। मुस्कान जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे जनमत के अपमान की। तो बिहार में इन्होंने क्या किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बनाते थे फिर सीएम मध्य प्रदेश का, और जितनी सरकारें तोड़ के कांग्रेस के विधायक बना रहे थे। जब तो जनमत का अपमान नहीं हुआ, जब तो नैतिकता नहीं दिखी। अब जहाँ इनका, जैसे अभी उपाध्याय साहब ने बताया, जहाँ इनका मतलब होता है, जहाँ तो नैतिकता की दुहाई देने लग जाते हैं अपने हिसाब से। ये जनता सब देख रही है, जनता सिर्फ ऑल्टरनेट की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ, हम कांग्रेस उसमें ऑल्टरनेट नहीं दिखा पा रही है, इसलिए आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस जहाँ मजबूत ऑल्टरनेट दे देगी या जहाँ भी ऑल्टरनेट है, ममता बनर्जी ने इनको भगा दिया। अगर मोदी मैजिक चल रहा होता तो पंजाब में 10 सीट तो आती ना इनकी। केजरीवाल से मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस की कमजोरी के कारण आनंद ले रहे हैं। बाकी जहाँ भी ऑल्टरनेट मिल रहा है, जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही। और आप क्या समझते हो, बाल ठाकरे जी की विरासत कोई ले सकता है? वो तो उद्धव ठाकरे को मिलेगी, राज ठाकरे भी नहीं ले पाए, भतीजे, खास भतीजे को ही नहीं मिली। ये सब कहने की बात होती है। जिसका पिताजी होता है, अगर बेटे में दम होता है तो उसी की विरासत रहती है। बेटे में दम नहीं होता तो भी विरासत उसी की रहती है। पार्टी जो है नहीं लाए सीटें, ये बात आप ये मान के चलिए, किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए। तो ये बीजेपी का ये जो चेहरा है ना, डुअल ट्रिपल सब तरह के चेहरे इन्होंने कर लिए सत्ता के लिए। अगर आप भाई नैतिकता होती, जैसे अटल जी अडवाणी जी के टाइम थी, तो आप चुनाव लड़ते, जीतते, और चुनाव 2.5 साल बाद के मान लीजिए इनमें विघटन हो जाता, बीच में मिड टर्म पोल हो जाता। और उसमें बीजेपी का विश्वास नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी सरकारें बनाई हैं, ये लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं नहीं जीत रहे। अभी मध्य प्रदेश में भी 80 सीटें आ रहे हैं, 11 मंत्री इनके आ रहे, उप मुख्यमंत्री आ रहा। कौन सा मोदी मैजिक चल रहा है? ये सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी का इनको आनंद आ रहा है। कांग्रेस अगर आज मजबूत हो जाए, ऑल्टरनेट पेश कर दे, तो ये समाप्त हो जाए। ये राजनीति, इस समय की राजनीति का ये है। अब आपने इनकी, आप कहीं भी देख लो, जहाँ आसाम में बाढ़ हो रही है, आप देखिए कितना, मतलब किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं। वहाँ पे एक तरफ बेचारे बह रहे हैं, पानी में बह रहे लोग, लाशें बह रही हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं है शुद्ध, और ये 5 स्टार कल्चर में डांस कर रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, एमएलए वहाँ जाके। अरे भाई, सुरक्षित वहीं कैसे महसूस कर रहे थे आप गुवाहाटी में? क्या गुजरात में सुरक्षा नहीं थी विधायकों की? इसका मतलब गुजरात की जो अभी वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो फेल है, विधायकों को सुरक्षा नहीं दे सकती थी। मध्य प्रदेश इनकी सरकार इन्होंने बनाई कांग्रेस तोड़ के, वो नहीं दे पा रही थी। कर्नाटक नहीं दे पा रही थी, गोवा पास में वहां नहीं जा पा रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं सिर्फ, और वही आसाम में ले जाके जनता की आत्मा को कुचलने के लिए। आप दिल्ली केंद्र, आपके पास गृह मंत्रालय, आप कहीं भी रख सकते थे विधायकों को। जब आप किडनैप ही कर रहे थे तो यूपी में रख सकते थे। इसका मतलब ये है, इनकी सरकारें कहीं भी सुरक्षित नहीं थी विधायक। और जो आसाम ले गए वो भी कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के ही बैकग्राउंड का मुख्यमंत्री जहाँ लेके गए। तो इनकी जो विचारधारा, जो सीना अटल जी अडवाणी जी था, वो तो समाप्त हो गई। विचार तो समाप्त हो गए, खाली
सत्ता की भूख, सत्ता की अवध, कैसे ये इनके इन प्रकारण सत्ता से नहीं चले जाए। आज भी देखिए 8 साल हो गए इनको, ढोंग इतना पीटते हैं, विकास तो सबको पता है क्या हालत हो गई आम आदमी की, लेकिन ये इतना डर इनके मन में समाया हुआ है कि दिन भर तो गांधी परिवार को कोसते रहते हैं, दिन भर कांग्रेस को कोसते रहते हैं, दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करते हैं। इसका मतलब ही यही है, इनमें दम नहीं है खुद इन सीटें जीतने का। अगर ये आज ईमानदारी नैतिकता से चुनाव हो जाए तो कहीं भी चुनाव नहीं जीतेंगे। आम जनता महंगाई बेरोजगारी से इतनी ग्रस्त ठीक है पुरोहित जी, श्रीवास्तव जी, पुरोहित साहब कह रहे हैं कि दम नहीं है बीजेपी में अपने दम पर सीटें जीतने का, तभी सरकारों को तोड़ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं तो फिर से सवाल कर रही हूँ आपसे कि अगर सीएम पद की ही दिक्कत थी तो उद्धव ठाकरे को भी दे दिया जा सकता था सीएम पद और बन सकती थी 5 साल के लिए सरकार, लेकिन अगर नहीं बना पाए तो आप चलने दीजिए ना सरकार। बीच में सरकार को तोड़ने का क्या मतलब है? बहुत बार आपके कहे सरकार एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे जी को ये लगा कि शिवसेना के वर्तमान नेतृत्व के तहत हम सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से हिंदुत्ववादी शक्तियों को अपमानित और करने का काम महाराष्ट्र में शुरू हो गया था, हनुमान चालीसा पढ़ने से जेल भेजा जाने लगा था। ऐसी स्थिति में अगर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायक निर्णय लेते हैं कि साहब हम महाराष्ट्र, ये मत करिए श्रीवास्तव जी कि ये हिंदुत्व के लिए होता है, ये जनता के लिए होता है, ये सिर्फ अपने पद के लिए हुआ। अगर इतना ही होता तो वो सीधा पार्टी में विलय हो जाते। अपने पद की लालसा नहीं रखते वो सीएम पद की, या फिर उनके चहितों को बनाया जाए, उनके साथ उनके समर्थकों को बनाया जाए वहां पर मंत्री। इसलिए क्या कि उनसे पूछे, हमारा ये है कि क्योंकि जिस तरह से अराजकता कांग्रेस ने महाराष्ट्र में व्याप्त कर रखी थी, उद्योगपतियों को धमकियां मिल रही थी, उनके घर से बाहर बुलेटिन की राडें मिल रही थी, पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है कि साहब हमसे वसूली की मांगे जा रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ की स्थितियाँ थी, ऐसे में उस प्रदेश को बचाने की हमारी जिम्मेदारी थी कि हम ऐसे ताकतों का समर्थन करें जो इनसे निजात दिला सके। वो हमने किया। आज कांग्रेस को बहुत दर्द है, लेकिन जब इनके गृह मंत्री वसूली के पैसे मांग रहे थे तब इनके पार्टी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सब सारी चीज देश के सामने हमने आज तुम एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया, वो परिस्थितियां विशेष है। तो ये समझ लिया जाए कि आने वाले समय में तो नवनीत राणा भी बड़ी पद पर आने वाली है, कंगना रनौत भी बड़े पद पर आने वाली है, समझ लिया जाए। और ये निर्णय हमारे स्तर पर नहीं लिया जाना, मुस्कान जी, ये निर्णय हमारे राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा लिया जाना है। मैं जिस विषय पर बैठा हूँ मैं उस विषय पर बात कर रहा हूँ। एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम सब स्वागत करते हैं और महाराष्ट्र को अराजकता से मुक्त करने का स्वागत आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जनता का क्या? जनता के विकास के मुद्दे कहाँ गए? जनता ने ये 2.5 साल में जो काम हुए वो बीच में रह गए। अब 2.5 साल तक आप काम करेंगे, उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे फिर न जाने किसकी सरकार आएगी, जनता किसे चुनेगी, फिर वो काम करेगा। जनता का विकास कहाँ है इस बीच? वो आज 2.5 साल बाद इम्प्लीमेंट हो पाया। उसके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम जो एनसीपी और कांग्रेस ने किया था, आज वो रोड़ा हट गया। कांग्रेस और एनसीपी का नाम लेकर खुद की गलतियों पर लीपापोती मत करिए श्रीवास्तव जी। अगर दे देते आप पद, अगर आप दोनों में इतनी लंबी दोस्ती थी, आपको बेहतर पता होगा कि बीजेपी और शिवसेना कितने लंबे समय से एक साथ थी महाराष्ट्र में। अगर जो समस्याएं थी उनको सुलझा लिया जाता, और पद की तो बात थी, सत्ता की तो बात थी, अगर आपको जनता की सेवा ही करनी थी तो आप समर्थन में रहकर कर लेते, दे देते उद्धव ठाकरे को सीएम पद, बना देते देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम। अब भी तो बनाया। बात मुस्कान ये थी कि जो प्री पोल अलायंस था, जिन शर्तों पे प्री पोल अलायंस था, उन शर्तों से विचलित होने की बात। और आज स्थिति ये हो गई कि जिस तरह से शिवसेना महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में बैठ करके हिंदुत्ववादी शक्तियों के दमन का कार्य करने लगे, जिस तरह से संतों की हत्याएं, जिस तरह से वसूली की बातें हुई, जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने लोगों को जेल भेजा जाने लगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद के तो नहीं देख सकती ना तमाशा। तभी तो दुश्मन का दोस्त बना लिया। नहीं, दुश्मन का दुश्मन नहीं, ये तो हनुमान जी की कृपा, जिन्होंने एकनाथ शिंदे की बुद्धि फेरी और उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना को आजाद कराएंगे और अलग सरकार बनाएंगे। ठीक है श्रीवास्तव साहब, आपकी बातें और आप
ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। उपाध्याय साहब देखिए, इसमें भी हनुमान जी को, राम जी को, सबको ले आए हैं बीच में, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि बीजेपी जाकर वहां पर किस तरीके से उनके बीच में फूट डलवाई, ये कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है। मैं श्रीवास्तव जी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर एकनाथ शिंदे वहां से बागी हुए तो क्यों उनको गुवाहाटी में रखा गया? खुद आगे आ जाते हैं मुस्कान जी। हाँ जी, बताइए। राम के काज में सहायक बनने के लिए लोग खुद आगे आ जाते हैं। ये बीजेपी नहीं कराती, कि भगवान राम नहीं कराते, उनके काज में सहायक भगवान के नाम पर राजनीति खुद आगे आ जाते हैं। भगवान के नाम पर, चलिए ये छोड़िए, आप राजनीति के नाम पर भगवान को बख्श दे, कम से कम इतना कर लीजिए उपाध्याय साहब। देखिए मुस्कान जी, आर्य श्रीवास्तव जी, आस्थाएं बहुत गहरी है, आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, और उन्हें तभी तो वो कह रहे हैं कि हनुमान जी नाराज हो गए। यानी साफ संदेश भगवान राम हो या हनुमान जी हो, सीधा संदेश बीजेपी को देते हैं, कह देते हैं कि देखिए भैया हम नाराज हो गए। तो श्रीवास्तव जी का वैसे भी पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है। उपाध्याय जी एक मिनट, उपाध्याय जी एक मिनट, जी जी बोलिए। ये विषय से थोड़ा विषयांतर है, 1 मिनट में आपको समय लूंगा। बिहार में पटना में एक महावीर मंदिर है जी, किशोर कुणाल जी वहां के व्यवस्था देखते हैं आज की स्थिति में, पूर्व IPS है जी। एक का प्रकरण है कि लालू यादव जी उनके पीछे पड़ गए कि ये वर्दी पहन के मंदिर में घंटा बजाता है, इसको यहाँ से बॉम्बे ट्रांसफर करो, CRPF के IG जी जी। एक तो लालू यादव दलबल के साथ महावीर मंदिर का एक कोई नव निर्माण हुआ तो उसको गिराने के लिए पहुंच गए। पुराना प्रकरण बता रहा हूँ। हालांकि जनता वहां आ गई, जनता ने विरोध किया, लालू यादव अपनी योजना में सफल नहीं हो पाए, लेकिन लोग बताते हैं कि लालू यादव की बुरे दिन की शुरुआत उसी दिन से हो गई। विश्वास जी आए, CBI जांच में आ गए, जांच के दायरे में आके सजा पाते पाते आज लालू यादव नेपथ्य में चले गए। तो हनुमान जी से जो भी दुश्मनी ठीक है, चलिए ठीक है, आप जवाब ले लीजिए उपाध्याय साहब से। उपाध्याय साहब देखिए, मैं वही कह रहा था श्रीवास्तव जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन तैसी। देखिए, धर्म एक आस्था का प्रश्न है। जितनी आस्था आपकी मजबूत होगी किसी भी धर्म में, उतना ही विश्वास आपका उधर होगा। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, भगवान राम को मानता हूँ। देखिए, धर्म एक आस्था का प्रश्न है। अब श्रीवास्तव जी कहते हैं तो न मैं इस बात को हाँ कह सकता हूँ, न नकार सकता हूँ, न मुझे लालू जी से कोई लेना देना है, न श्रीवास्तव जी से। हाँ, लेकिन इस तरह की चीजें देखेंगे आप, समय समय पर आती रहती हैं कि भगवान का प्रकोप हो गया, भगवान नाराज हो गए, लालू जी जेल चले गए, उनकी इंक्वायरी हो गई। और क्यों चले गए, देखिए मुस्कान जी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, श्रीवास्तव जी ने बता दिया, पटना के मंदिर की वजह से, है ना। तो देखिए, ये तो गहन अध्ययन के विषय हैं, इन पर तो शोध होना चाहिए। इसके ऊपर की भी ऐसा भी होता है समाज में और राजनीति में। और मैं कहता हूं कि राजनीति में ये सब छोड़ के सिर्फ भगवान की शरण में ही रहें, जनता उसको भी स्वीकार करेगी, लेकिन जनता का भला होना चाहिए। श्रीवास्तव जी, जनता क्या राजनीति में रहकर कम से कम सिर्फ राजनीति करे तो ज्यादा बेहतर होगा उपाध्याय, ऐसा मेरा ये मानना है। आर्य श्रीवास्तव जी, होना तो यही चाहिए, लेकिन जब राजनीति में भगवान दखल देने लगेंगे, जब पटना के हनुमान जी नाराज होके लालू प्रसाद यादव को जेल भेज देंगे, और उधर महाराष्ट्र में हनुमान जी नाराज होके शिवसेना पर, महाराष्ट्र में तो हनुमान जी ने सत्ता ही गिरा दी। महाराष्ट्र में तो हनुमान जी ने अपने प्रकोप से सत्ता ही गिरा दी। तो फिर जनमत क्यों? अब तो हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए, जनमत का क्या रह गया है? अब तो हनुमान जी चला रहे हैं सरकार। मैं भी नमन करता हूँ, हनुमान जी का पुजारी हूँ, भक्त हूँ, अच्छी बात है। भगवत कृपा अगर हो रही है कि सरकारें भगवान के कृपा से बन रही है और गिर रही है, जनता कहाँ रह जाती है। खैर,
देखिए जो कुछ भी है हम सबके सामने है। विवेक और श्रीवास्तव एक जी, बात आ रही हूँ माननी आपके पड़ेगी, पास। एक बात माननी पड़ेगी मुस्कान, हम्म, देखिए अगर घर में फूट नहीं होती तो पड़ोसी को मौका नहीं मिलता है, बिल्कुल। ये भी यथार्थ है। देखिए 4 घंटे चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपसे मिलने का इंतजार करता रहेगा, मैं नहीं समझता हूं कि आपका बेटा या आपका भतीजा आएगा और डांट के मुझे भगा देगा। तो देखिए जो भी विधायक चुने जाते हैं जनता चुनती है, और यही आरोप कांग्रेस पर भी लगता रहा है कि पार्टी आला कमान से हेमंत बिस्वा बात करने की कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, भरसक प्रयास करते रहे, लेकिन समय नहीं मिला उन्हें, मुलाकातें नहीं हो पाई। तो यही यहाँ पर भी देखने को मिला, जो विधायकों की शिकायत थी और इतनी बड़ी संख्या में जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, उसके पीछे रीजन ये भी था कि भी कांग्रेस के एनसीपी के सबके विधायक माननीय उद्धव ठाकरे जी को मिल सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, लेकिन शिवसेना का विधायक जाकर ठीक है उपाध्याय साहब, मिलना। मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास। पुरोहित साहब, ये सवाल वाजिब है क्योंकि विधायक जब गए थे गुवाहाटी तब उन्होंने वहीं से एक पत्र लिखा था उद्धव ठाकरे को और कहा था, जिसको एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पर भी डाला था, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के अगर कोई नेता आते हैं, विधायक आते हैं तो वो मिले, उद्धव ठाकरे से सीधे मिलते हैं, लेकिन शिवसेना के विधायकों को मिलने तक नहीं दिया जाता। यही फूट है और यही कारण बना है सत्ता के गिरने का। मुस्कान जी, सबसे पहले तो श्रीवास्तव साहब का, उपाध्याय साहब का मैं नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को आज जैसे लाफ्टर शो होता है वैसे हो गया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को मेरा दिन अच्छा निकलेगा, हंसी आ रही है अच्छी। मैं ये कह रहा हूँ, अब अगर भगवान नाराज है तो अगर बाढ़ आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे आसाम में, तो क्या वहाँ की सरकार है उससे भगवान नाराज हो गई? और जो कोविड हिंदुस्तान में आया, गंगा में लाशें बह गई, पूरे देश में मर गए, तो क्या मोदी जी की सरकार से भगवान नाराज थे जो यहाँ आ गया? अगर भगवान आपके हाथ में तो यहाँ मरते ही नहीं आदमी। ये चलिए ठीक है, एक विषय था, अच्छी बात हुई, थोड़ा लाफ्टर शो हो गया। मैं आप तो बात कर रहे हो, मैंने कहा इतनी बार कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त नहीं है। अभी उपाध्याय साहब ने वही प्रश्न उठाया। ये जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट कल्चर आ गई है, आप उद्धव ठाकरे मतलब सभी की ले लिए जी, नाम नहीं लेता मैं सब पार्टियों के, हमारी पार्टी का तो मैं ले सकता हूँ। सभी पार्टियों में क्या होगा, जो शीर्ष नेतृत्व है वो आम कार्यकर्ता से मिलना ही नहीं चाहता है। अपॉइंटमेंट कल्चर हो गई, बड़े बड़ों को भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर ये अपॉइंटमेंट कल्चर का सिस्टम नहीं होता दूसरी पार्टियों में, तो भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं सकती सत्ता में, 30 दिन में ही हट जाए। दूसरी बात, मैं जब भारतीय जनता पार्टी की भी बात करता हूँ, लोग कोई उठा नहीं रहे टीवी चैनलों पे। मुझे आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में 8 बार भी जनता दरबार लगाया क्या? सारे प्रधानमंत्री लगाते थे, सारे प्रधानमंत्री से आम आदमी जाके मिल सकता था। मन की बात जनता दरबार नहीं होती है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में या बंगले में जाके पब्लिक एक बार भी मिली क्या? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल में नहीं मिल पाई, इसलिए कांग्रेस का डिबेकल हो गया, और ये 8 साल बीजेपी का हो गया। ये है पूंजीवादी प्रवर्तक सरकारें, क्योंकि आम जनता से कट गई है, इनकी खाली पूंजीपतियों से, बड़े बड़े लोगों से मिलती है। वो की वही राजनीति महाराष्ट्र में हुई है। आप मुझे बताइए, हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा है? चार्टर प्लेन से आ रहे हैं, जा रहे हैं गुवाहाटी, जा रहे हैं 5 स्टारों में, रोज 7-7-17 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, 10-10-20-20 हजार के कमरे बुक हो रहे हैं। लोग भूखमरी में, लोगों को, बच्चों को दूध पिलाने को नहीं, रोटी खिलाने को नहीं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सारे एमएलए एमपी, ज्यादातर, अधिकांश कुछ अच्छे भी हैं, उपाध्याय साहब जैसे जो है नैतिकता वाले लोग भी हमारे समाज में हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, अधिकांश सांसद बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा इनके पास में? मैं बीजेपी कांग्रेस पे नहीं, सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। आम जनता वर्सेस ये पूंजीपति जो समर्थक है, पूंजीवाद के समर्थक नेता, ये डिफरेंस पूरे देश में हो गया है। और ये क्या है, ढोल बजा के कहते हैं 80 करोड़ को हम फ्री राशन। अरे भाई 80 करोड़ मतलब बीपीएल नीचे चला गया, भुखमरी में चला गया। आपको कहना ये चाहिए था 80 करोड़ नहीं, हम 50 करोड़ पे लिया है, 40 करोड़ पे लिया है, भुखमरी बंद कर दी। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कभी समर्थक नहीं रहा, लेकिन उनके बाद ये 8 साल में 21 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले गए। और बात कर रहे हैं विकास की, हम दे रहे हैं, हम कहाँ से दे रहे हैं? किसान पैदा कर रहा है, वो परेशान है, और वो हमको रोटी खिला रहा है।
ये जो सारे नेता लोग हैं आजकल के, इनको महाराष्ट्र पे कब्जा क्यों करना है? प्रैक्टिकल बात है, वो फाइनेंशियल कैपिटल है, माल खरीदना है इनको वहां से, इसीलिए इनको कब्जा करना है। आप मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जैसा शरीफ आदमी मैंने तो नहीं देखा, मैंने दूसरे चैनल पे बात की कि मेरे को ये समझ में आज दिन तक नहीं आया कि उनके विधायक जा रहे हैं रोज तोड़ के, और उन्होंने किसी विधायक को रोका नहीं। तो शरीफ आदमी नहीं रोकेगा, नहीं फट से बाड़ेबंदी जैसे बीजेपी या दूसरी पार्टियां करती हैं, फट से बाड़ेबंदी कर लेते। तो वो भी एक आदमी की नैतिकता भी देखनी चाहिए। और बार बार कांग्रेस, मैंने कहा ना, एक ही आरोप है, कांग्रेस और गांधी परिवार को कोसो। 8 साल में 8 काम नहीं किए, 2024 की बात करने लग गए। अरे भाई, अभी आपको 3 साल में, अभी 2 साल आधा ही टर्म हुआ है, मतलब बाकी 2-2.5 साल खड्डे में डाल दोगे देश के। आप अभी से 24 की तैयारी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा, टीवी चैनल पे भी देखा, मोदी जी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी, देश भर में दौरे करेंगे। अरे तो क्या 2-2.5 साल आदमी क्या करेगा? आपको 5 साल जो टर्म दिया है उसका तो काम ही नहीं हुआ, आप 24 की तैयारी शुरू कर रहे हो। मतलब किस प्रकार देश का हालत हो रही है। पर इनको सत्ता की हवस, सत्ता की भूख से फुर्सत नहीं हो रही। भाई ऐसा क्या करोगे? आम आदमी भूखा मर जाएगा, उस सत्ता का आप लेकर के करोगे भी क्या? पूछिए आप इनसे। तो ये नैतिकता की बातें करते थे, कुछ नहीं है। बात आप सही कह रहे हो उपाध्याय साहब। हरिशंकर जी व्यास नाम ले देता हूँ, आप तो जानते होंगे, आपके मित्र होंगे, उन्होंने लेख लिखे हैं इसे, अंतहीन मूर्खता चल रही है ये, लेकिन मेरे को बड़ा मजा आता है। पुरोहित जी, देखिए पुरोहित जी, श्रीवास्तव जी ने आपको एक मंत्र दिया है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को खुश करिए। अपनी रियली देखिए, अपने कांग्रेस को अगर आप इस ओर ले जाएं कि कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी को खुश करे, गारंटी से सत्ता मिलेगी। मैं श्रीवास्तव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और किस नैतिकता की बात करते हैं? 5-5 पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी, करोड़ों रुपए इलेक्शन पर खर्च करेंगे, गरीब आदमी की बात करेंगे, चर्चा की शुरुआत गरीब करेंगे। आदमी को फिलहाल वक्त टिकट एक नहीं छोटे से देंगे। ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। देखिए मुस्कान जी, मैंने जो कहा कि हनुमान जी ने एक नाथ शिंदे जी की मति फेरी और वो निकल करके अलग में से कुछ तैयारी किए, इससे हमारे मित्र हंस जरूर रहे हैं। इसलिए राजनीति जब धर्म विरुद्ध होती है तो उसका ही हंस होता है। जिस तरह से संतों की हत्याएं हुई है, जिस तरह से वहां पे पुलिस कमिश्नर से वसूली हो रही है, गृह मंत्री जेल जा रहा है। देखिए, पिता पूज्य हमारे, उनको पूजने नहीं जाते हो। बात पूरी सुन लें। हनुमान जी का मजाक न बनाएं। हनुमान जी का मजाक करता हूँ बचपन से, बच्चों को सिखा देते हैं घरों में। ये राजनीति में यही तो हो रहा है इस समय राजनीति में। आप अपनी राजनीति के लिए भगवान तक का मजाक बना रहे हैं। मैं बना रहा हूँ, श्रीवास्तव जी को कह रही हूँ, श्रीवास्तव जी को कह रही हूँ मैं, पुरोहित साहब। मुस्कान जी, बच्चों को घर में हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदर कांड। मैं श्रीवास्तव, मेरी ये बात श्रीवास्तव जी के लिए थी पुरोहित साहब, श्रीवास्तव जी को कह रही हूँ। सब बच्चों को ही सिखा देते हैं। ये किस बात की बातें करते हैं राजनीति में? अगर ये बात होती तो फिर पुजारियों को, पंडितों को, उनको सांसद बना दीजिए। आप थोड़ी ज्ञानी हो इतने। ठीक है पुरोहित साहब, बात पूरी होने दीजिए श्रीवास्तव जी की। मुस्कान जी, जब राजनीति धर्म विरुद्ध होती है तो उसका ही हर्ष होता है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। कांग्रेस कहाँ पहुंची आज देश देख रहा है। मुलायम सिंह ने कारतूतों के ऊपर गोली चलवाई। मुलायम सिंह, उनकी पार्टी की क्या स्थिति, उनके परिवार की क्या स्थिति देश देख रहा है। अगर इसके बावजूद भी लोगों के ज्ञान चक्षु ना खुले तो इसके लिए उनकी बुद्धि का दोष है, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम राम भक्त हैं और राम काज के लिए लोग सहायक होकर के आगे आ रहे हैं, तो मुझे उनकी सहायता लेने देने में कोई संकोच नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक नाथ शिंदे जी का नाम प्रस्तावित करके उन्हें मुख्यमंत्री के लिए आगे किया। आज वहां पे शिवसेना की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल है और अब अराजकता से निकालना इस सरकार का काम है महाराष्ट्र को, और ये होने जा रहा है। अभी शिवसेना ने एक अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट पे कि साहब फ्लोर टेस्ट रोका जाए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। तुरंत की खबर है भी ये।
ये सब सारी चीजें ईश्वर ही बनाते हैं। आप चाहे किसी को क्रेडिट दे लीजिए, हम प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन बिना ठीक है, चलिए ईश्वरीय श्रीवास्तव शक्ति जी के बाहर सब चीजें निकलिए इन संभव बातों नहीं से। है। इन बातों पर अगर आप जाएंगे तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, इतना समय भी नहीं बचा मेरे पास। आप ये बता दीजिए, अब महाराष्ट्र में आ गई है बीजेपी नीति सरकार जब है, तो ये बता दीजिए कि किरीट सोमैया पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या बीजेपी की सरकार आ गई है तो दूध के धुले हो गए हैं वो भी? किरीट सोमैया जी, किरीट सोमैया क्यों कार्रवाई हो? आपको शायद पता नहीं है, उन पर भी केस चल रहा है। नहीं, किरीट सोमैया किस चीज का केस चल रहा? चलिए ठीक है, मैं पुरोहित साहब आपको बेहतर बताएंगे। पुरोहित साहब, मुस्कान जी, जो इनकी पार्टी में जाता है वॉशिंग पाउडर कोई एरियल या निरमा जो भी इनका बीजेपी ने बनाया होगा कोई, उसके धुल के साफ हो जाता है। ये बात करते हैं भगवान की। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मणों की हत्या होती है? निरीह ब्राह्मणों की पिछली अभी भी हो रही है रेगुलर, उस पर नहीं बोलते हैं एक शब्द। निरीह ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में एक शब्द नहीं बोलते। उसके अलावा आप मुझे बताइए, विरासत के कितने बड़ी दुश्मन है आज की भारतीय जनता पार्टी। कितने मंदिरों का विग्रह किया इन्होंने वाराणसी में नया कॉरिडोर बनाने के नाम पे, फिर विदेशी कंपनी को संचालन के लिए देते हैं। और मैं राजस्थान की बात करता हूँ, वसुंधरा जी की सरकार में भगवान की बात कर रहे थे, छोटी चौपड़ पे सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर जो है उसको वसुंधरा जी ने ढहा दिया, उसका पत्थर गया, बाद में जनता सड़क पे आ गई तो बनाना पड़ा। वो भी करौली की लाल स्टोन पत्थर से बनाया, वो पुराना प्राचीन पत्थर गायब हो गया। और आप नेट पे इनको कह दीजिएगा, सर्च कर लें, जनसत्ता का अखबार देख लें, इंडियन एक्सप्रेस, दूसरे देख लें, सबसे ज्यादा मंदिर वसुंधरा जी के राज में ढाए गए हैं राजस्थान के अंदर। और उस बात को बात नहीं करना चाहते और भगवान का नाम ले रहे। भाई एक बात बताइए, अरे भाई प्राचीन मंदिर जो होता है उसको कोई ढा सकता है क्या? प्राचीन तो काशी प्राचीन थी, वो आप कहते हो गलियां छोटी हैं, कल को तो कहते हो घाट छोटे हैं, गंगा जी छोटी है, कोई बात होती है? आप कैसे उसको ढा दोगे? ये होती है विरासत को नहीं है खराब किया जाता। कल को तो आप कह दोगे पिताजी दादाजी ऐसे थे, हम उनका नाम भी साफ कर देंगे, जैसे अडवाणी जी का आपने साफ कर दिया। कोई विरासत को साफ किया जाता है, बनाते गलियों को ही बढ़िया बना देते सुंदर, तो मैं आपको सल्यूट करता। ऐसे नहीं विदेशी कंपनियों को अंडरस्टैंड को संचालन को दे दिया और पुजारियों की, ब्राह्मणों की, निरीह ब्राह्मणों की हत्या। एक ठीक है पुरोहित साहब, ठीक है, आपने ये बात कही कि वसुंधरा राजे के समय में बहुत सारे मंदिर ढहाए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस भी फिर वही करेगी। नहीं, कांग्रेस कहाँ कर रही है भाई? कांग्रेस ने कहाँ किया बताइए आप? राम मंदिर की बात करते हैं, राजीव गांधी जी ने खुलवाया ताला, वो तो उसमें शिलान्यास कांग्रेस के जमाने में हुआ। इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया। ये हर चीज का क्रेडिट लेके वोट लेना इनको और कोई मतलब ही नहीं है। अगर करना है इनको, 350 साल पुराना मंदिर ढाया गया था, भूल रहे हैं आप? शिव मंदिर ढाया गया था अभी हाल ही में, उपाध्याय साहब। वो शिव देखिए मैं आ रही हूँ पुरोहित साहब, समय समाप्त हो गया। पुरोहित साहब आखिरी कमेंट का समय। बीजेपी का है, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने अभी तक। बीजेपी का म्युनिसिपल बोर्ड है टोटल वहाँ। ठीक है, उपाध्याय साहब आखिरी कमेंट आपका। देखिए, कथनियों करने का फर्क है। अभी मंदिरों की बात हो रही है, मंदिरों के लिए क्या किया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से सब चीजों को नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। पुजारियों के लिए सब पुजारियों की बात करते हैं। अरे हनुमान जी की सबसे ज्यादा पूजा पाठ तो पुजारी करता है, उसको लिए कुछ वेतन भत्ता हो जाए। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा, बीजेपी के भी नेता बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, कुछ अच्छा करें। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अच्छा करेंगे फल मिलेगा। क्या भगवान जी सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए हैं? उस पुजारी के लिए नहीं है जिसके बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए? क्या उनका अधिकार नहीं है? उनके लिए भी कुछ करें। वो भगवान की पूजा में रहते हैं, अपनी पार्टी के एजेंडे में लाएं। और रहा अभी कहा, पुरोहित जी कह रहे थे कि वसुंधरा जी ने मंदिर गिराया, तो देखिए वसुंधरा जी खुद सत्ता से बाहर हैं। तो आपको आस्था में तो आना पड़ेगा पुरोहित जी, हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, टोपी त्यागनी पड़ेगी। बीजेपी कम से कम एक तरफ तो है, उसकी भगवान में आस्था है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, और आप उससे वंचित हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान की कृपा रुक रही है। वो एक बाबा थे ना टीवी पे बोलते, निर्मल बाबा कृपा आपकी तरफ रुक रही है जी। निर्मल बाबा का आशीर्वाद लीजिए। ईवीएम बाबा का लेंगे सर, ईवीएम बाबा का नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बिल्कुल सही बात बोली है। ठीक है उपाध्याय साहब, ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। श्रीवास्तव जी लौट नहीं पाऊंगे, आपके पास समय समाप्ति की ओर है। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब बीजेपी नीति सरकार बन गई है,
सरकार शिवसेना की है, बीजेपी कह रही है कि हमने गठबंधन किया है, हमने समर्थन किया है, लेकिन महाराष्ट्र में अब विकास के जो कार्य है वो किस तरीके से परवान चढ़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।